अपना बिंदु था बिंदुसार। हाँ बिंदुसार। और बिंदुसार का शासनकाल क्या होगा भाई? चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष शासन किया, और 24 वर्ष शासन किया था तो 298 तक किया था, तो इसका मतलब इसका शासन शुरू हो गया 298 ईसा पूर्व से। अब इसमें क्या करना है? 25 वर्ष घटाना है। चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष किया था, इसने 25 वर्ष शासन किया, तो 25 घटाएंगे, और घटाएंगे तो कितना आएगा? शायद 273। तो 273 ईसा पूर्व तक का काल हो जाएगा बिंदुसार का काल। ठीक है। अब देखो इसके बारे में प्रचलित नाम क्या है? बिंदुसार। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग स्रोतों में इसके अलग अलग नाम भी मिलेंगे। अलग अलग नामों में सबसे पहले ध्यान रखना है कि वायु पुराण में इसका नाम क्या है? भद्रसार या मद्रसार। अमूमन भद्रसार ही है, लेकिन भद्रसार ऑप्शन में न हो तो क्या हो जाएगा? मद्रसार। ये तो है वायु पुराण में। ठीक है। और अन्य पुराणों में क्या हो जाएगा? वारीसार। बाकी अन्य पुराणों में अगर पुराण केवल पर्टिकुलर वायु पुराण पूछे तब तो भद्रसार, और बाकी आ जाएगा पुराणों में ही आ जाएगा वारीसार। ठीक है। जैन ग्रंथों में इसका नाम आएगा सिंहसेन। विशेष तौर से जो तमिल दक्षिण के जैन ग्रंथ हैं उनमें क्या नाम आएगा? सिंहसेन। जैन सेन, तो सिंहसेन ये जैन ग्रंथों में है। ठीक है। यूनानी ग्रंथों में इसका नाम आएगा अमित्रचेट्स या अमित्रकेड्स। ये क्या है? सीएच से शुरू होगा तो सीएच का कै भी बनता है, चे भी बनता है, तो अमित्र केड्स या अमित्रचेट्स, इसी को अमित्र चेड्स। ठीक है। यह है यूनानी ग्रंथों में इसका नाम। फिर पतंजलि के महाभाष्य में इसका क्या नाम है? अमित्र घात। अमित्र घात। ठीक है। फिर चीनी स्रोतों में इसका नाम, चीनी स्रोतों में बिंदुपाल। शायद सब दिए हुए हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। चीनी स्रोतों में इसका नाम आ जाएगा बिंदुपाल। तो अमूमन हमें ज्यादातर एक तो जैन ग्रंथों में क्या नाम है? सिंहसेन। और यूनानी और महाभाष्य वाला देखो एक सा ही है। यूनानियों में अमित्रचेड्स या अमित्रकेड्स, तो इससे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी वाला जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आप अमित्रकेड्स को या अमित्रचेड्स पढ़ोगे, तो ज़्यादा समस्या आपके नहीं आएगी। ठीक है। महाभाष्य में अमित्र घात है ही, और पुराणों में वायु पुराण का नाम न होकर सीधा आए तो भी कई बार क्या है? एक ही ऑप्शन आता है, तो मद्रसार या भद्रसार। और बाकी के पुराणों में क्या है? वारीसार। बाकी का मतलब सभी में नहीं है, लेकिन जिनमें उल्लेख है उस हिसाब से। और पुराणों के अनुसार इसने 25 वर्ष तक शासन किया था। ये नाम की बात है। अब देखो ये इसके अन्य नाम हैं। अब थोड़ी सी आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं कि यूनानी स्रोतों के अनुसार, बीच में मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं, क्यों जा रहा हूं आपको लास्ट में पता चलेगा। यूनानी स्रोतों के अनुसार पाटलिपुत्र के नगर के चारों ओर एक विशाल परकोटा था। क्यों था? इसके पीछे देखो, हम जो आंकलन लगा सकते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया तो उसे तैयार किया था, और तैयार करने में बहुत समय, एक बालक को लेकर फिर उसे तैयार किया तो बहुत समय, लंबा समय लगा। वो एक बुरे राजा को समाप्त करके उसके स्थान पर एक अच्छे राजा को स्थापित करना चाहता था। अब अगर इतनी मेहनत के बाद अगर कोई उस राजा को समाप्त कर दे तो समस्या हो सकती है। इसका मतलब दोबारा वैसा विकल्प ढूंढना, उस हिसाब से तैयार करना बहुत बड़ी मेहनत का काम होगा। तो इसका मतलब राजा की सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो राजा और प्रजा दोनों की सुरक्षा के लिए कह सकते हैं कि पहली बात, नगर के चारों ओर विशाल प्रकोटा था। इसके चारों ओर एक गहरी खाई थी। फिर इसके बाद में एक और गहरी खाई थी जो पानी से भरी हुई होती थी। फिर उसके बाद में एक जहरीले कंटीले पौधों की बाड़ थी।
और जो प्रवेश द्वार थे, जैसे 64 प्रवेश द्वार थे, उन प्रवेश द्वारों से केवल वही व्यक्ति आ सकते थे जिनको अनुमति दी जाती थी। और अनुमति इसका मतलब विशेष शर्तों पर दी जाती। इसका मतलब कोई गैर वांछित व्यक्ति नगर में प्रवेश, राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकता था। बात नंबर 1, ये भाई सुरक्षा के लिए, तो एक तो वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का महल इतना भव्य था कि रोज उसका शयन कक्ष बदल दिया जाता था सुरक्षा कारणों से। भाई रोज उसका शयन कक्ष बदल दिया जाता था ताकि कोई ये न तय करे कि वो यहीं रहता है, अटैक कर सकता है योजनाबद्ध तरीके से, लेकिन उसका रोज शयन कक्ष बदला जाता तो इसका मतलब वो अटैक नहीं कर सकता वहाँ पर। फिर इसके अलावा, क्योंकि ये चीज़ें तो पूरी सुरक्षा की, जब वो शिकार आदि पर जाता जहाँ कहीं भी बाहर, तो फिर रस्सियों से रास्ते बना दिए जाते, अलग अलग डम्मी रास्ते, वो किसी एक रास्ते से जाता तो मारने वाला तो केवल एक रास्ते पर रहेगा, सभी पर रह नहीं सकता। कहने का तात्पर्य कई प्रकार के, इस प्रकार के कि राजा को कोई व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन उस समय किसी भी व्यक्ति को मारने का 1 या 2 उपक्रम बहुत ज़्यादा थे, और वो थे, एक तो आपने महाभारत में या ऐसा नाम सुना होगा विष कन्याएं, एक तो विष कन्याओं का सहारा लिया जाता, दूसरा भोजन में जहर दे दो, काम सल्टा दो। तो ये तरीका बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब इससे बचने का चाणक्य ने एक ही उपाय सोचा कि जहर को जहर काटता है, ठीक है। तो क्या करो, चंद्रगुप्त मौर्य को जहरीला बना दो ताकि जहर का असर ना रहे। तो उसके भोजन में थोड़ा 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 जहर देना शुरू कर दिया, यानी सुई की नोक को शुरू करे और चमचा पर आएगो। अब कहा यह जाता है कि इस बात का चंद्रगुप्त को पता नहीं था कि भाई इस प्रकार से, क्योंकि ये तो पूरा चाणक्य जब भी भोजन बनकर आता तो चाणक्य की निगरानी में आता पूरा, वो पूरी देख रेख करता और अकेला चंद्रगुप्त ही उस भोजन को करता, ऐसा था, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार से ये कहानियों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। अब क्या हुआ, एक दिन, यानी अब ये चंद्रगुप्त इतना जहरीला हो गया कि अब अगर इसको कोई जहर देता है तो इसका मतलब अपने जहर के पैसे ही बर्बाद करता है, सीधी सी बात ये है। अब एक दिन क्या हुआ कि चाणक्य को जो ही भोजन बनकर आया चंद्रगुप्त के लिए, भोजन परोसा गया, बैठा भोजन के लिए, इतने में चाणक्य को कोई काम हो गया और वो नगर में बाहर चला गया। और बाहर चला गया तो पीछे से चंद्रगुप्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था दुर्धरा, ठीक है। उसने क्या कहा रानी ने कि रोज, भाई मेरी इच्छा यह है कि मैं आपके साथ भोजन करूं, लेकिन रोजीना वो डोक रोटे करने ही बैठे रहने तो डंगू बतलाबा देर ने सागे खाबा दे, तो आज ऐसा कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, खा लो भोजन साथ में। तो साथ में भोजन करना शुरू किया और जो ही भोजन शुरू किया, यानी खाया थोड़ा बहुत, तो भोजन तो जहरीला था ही। और ये लो साहब, रानी जी तो चित्त बेहोश, और पूरे महल में इस प्रकार से हाहाकार मच गया। भाई रानी जी बीमार हो गई। राजविद्य को बुलाया, इतने में चाणक्य भी आ गया, उसको भी सूचना मिल गई कि हुआ क्या। तो राजविद्य ने देखकर कहा लगता है कोई जहरीला कीड़ा या जानवर काट गया या कुछ जहरीली वस्तु खा ली गई है। तो चंद्रगुप्त ने कहा नहीं, जहरीली वस्तु तो कुछ नहीं खाई, इसने तो वही खाया है जो मैंने खाया है। चाणक्य समझ गया कि जो इसने खाया है, अगर वही खाया है, इसका मतलब बचना नामुमकिन है। तो वो गर्भवती थी, उसके माह में 8 माह का बच्चा, वो गर्भ में 8 माह का बच्चा था। अब राजविद्य ने ये कह दिया कि भाई जहर का असर बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो चाणक्य ने कहा रानी नहीं बचेगी, आप बच्चे को बचाओ।
तो भारतीय इतिहास में पहली बार सर्जिकल डिलीवरी का उल्लेख मिलता है, ऑपरेशन द्वारा एक बच्चे का जन्म। लेकिन जहर अपना प्रभाव नहीं छोड़ता भाई। जैसे हम कहते हैं ना शिव जी के कि उन्होंने जहर पिया तो यहां गले में निशान रह गया इसलिए नीलकंठ। तो वो जो बालक था उस बालक के भी एक जहर का निशान रह गया, बिंदु रह गया, और वो जीवन भर रहा, इसलिए उसका नाम पड़ा बिंदुसार। तो ये नाम प्रचलित, बाकी तो अलग अलग ग्रंथों में अलग नाम मिलते हैं, लेकिन प्रचलित नाम क्या है? बिंदुसार, उस वजह से। तो एक बात तो ये नाम इस प्रकार से माना जाता है कि ये बिंदु इस प्रकार से जहर के कारण वो रह गई और उसका नाम इस विशेषता के कारण पड़ गया बिंदुसार। ठीक है। तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि ये सिजेरियन सम्राट है, सिजेरियन उपाधि वाला नहीं, सर्जिकल डिलीवरी वाला, कि भाई इस प्रकार से इसका जन्म हुआ था। तो इस संदर्भ में ये बात बताई है। ठीक है। अब बिंदुसार के बारे में हम बाकी बातें, बहुत ही कम बातें करनी है, ज़्यादा बातें नहीं है हमारे लिए। पहली बात ध्यान ये रखनी है कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोसाल ने। हम चर्चा कर चुके हैं पहले। तो मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो आजीवक संप्रदाय का। दूसरी बात आपको जो याद करनी है, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। ये बात, इस बात की जानकारी मिलती है हमें दिव्यावदान से। ठीक है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए हैं। ठीक है। और इस बात की जानकारी का हमारे पास स्रोत क्या है? पहली बात तो यह ध्यान रखना, तो कौन सा है? दिव्यावदान। इस दिव्यावदान के अनुसार 2 विद्रोह हुए हैं, जिनमें प्रथम विद्रोह था जन विद्रोह है। प्रथम विद्रोह है जन विद्रोह है। और इस जन विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक ने, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। यह भी बड़ी बात थी। शांतिपूर्ण तरीके का मतलब यह है कि लोगों की सुनवाई की बात की, और लोगों ने खुद कहा अशोक से कि हम राजा या राजकुमार के खिलाफ नहीं है, ये जो दुष्ट अमात्य हमारा शोषण करते हैं उनके खिलाफ हैं। ठीक है। तो उनकी बात सुनी, उनको आश्वासन दिया कि भाई आज के बाद अगर अमात्य आपके साथ क्या व्यवहार करते हैं तो इसकी जांच के लिए हम अधिकारी भेजेंगे, प्रति 3 वर्ष से 4 वर्ष से या 5 वर्ष से। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया और उसके लिए कार्य भी किए। तो परिणामतः जनता मान गई और वो विद्रोह शांत हो गया। ठीक है। तो यहां इस प्रथम विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक ने। लेकिन उस समय अशोक गवर्नर कहां का था? उज्जैनी का या अवंती का। मतलब अवंती का गवर्नर था और अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है। तो नाम उज्जैनी का गवर्नर भी आ सकता है या अवंती का गवर्नर भी आ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर तक्षशिला का गवर्नर कौन था? और तक्षशिला का गवर्नर था अशोक का भाई सुसीम। ये बात भी ध्यान रखना, तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम। ठीक है। अब दूसरा विद्रोह हुआ, द्वितीय विद्रोह है। और द्वितीय विद्रोह था, वो था राजदरबार का षड्यंत्र। राजदरबार का षड्यंत्र है और इस विद्रोह का दमन खुद सुसीम ने ही कर दिया। और सुसीम कहां का? तक्षशिला का गवर्नर था। बात समझ आ रही है यहां पर? अब देखो, प्रथम और द्वितीय लगाए तब तो प्रथम विद्रोह का दमन अशोक ने, द्वितीय का सुसीम ने। और प्रथम और द्वितीय नहीं लगाए, सीधा पूछे तक्षशिला विद्रोह का दमन किसने किया? अशोक ने, क्योंकि जन विद्रोह का दमन अशोक ने किया है। बात समझ आ रही है? तक्षशिला के जन विद्रोह का दमन किसने किया? तो अशोक। तक्षशिला के विद्रोह का दमन किसने किया? तो अशोक। तक्षशिला के प्रथम विद्रोह का दमन किसने किया? तो अशोक। बात समझ आ रही है? लेकिन तक्षशिला के द्वितीय विद्रोह का दमन किसने किया? स्वयं सुसीम ने, जो उस समय तक्षशिला का गवर्नर था। और अशोक कहां का गवर्नर था? उज्जैनी या अवंती का गवर्नर था। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है। चलो, ये बात इस विद्रोह के संदर्भ में बात रही। अब आगे हम बात करें इस विद्रोह के अलावा, बात करें तो कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक ने, सीरिया के शासक
और जिसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस, ठीक है। इस एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। डाइमेकस नामक राजदूत भेजा है। और इस बात की जानकारी कौन देता है? स्ट्रैबो। हालांकि आपको देखो जानकारी कौन देता है ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो बिंदुसार के समय सीरिया का शासक कौन था? एंटियोकस। उसने किस राजदूत को भेजा है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी राजदूत कौन था? डाइमेकस। भाई सीरिया का पहला, भारत में पहला विदेशी राजदूत जो सीरिया का ही था, और वो कौन था? मेगस्थनीज। तो फिर मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी कौन आया है यहां पर? डाइमेकस। एक तो ये राजदूत तो इसलिए प्रसिद्ध है, बात नंबर एक। दूसरी बात कि ये जो एंटियोकस है ये बिंदुसार के समय नहीं, अशोक के समय भी सीरिया का शासक है। इसलिए अशोक के अभिलेखों में इसका नाम मिलता है अंतियोक नाम से, और वो अंतियोक एंटियोकस ही है। तो इसका मतलब ये केवल बिंदुसार के समय नहीं है, अशोक के समय भी है। इस वजह से हमें ये याद रखना है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है कि एंटियोकस ने किसको भेजा है? डाइमेकस नामक राजदूत भेजा है। फिर देखो बिंदुसार के समय इसका मिस्र का शासक था टोलमी द्वितीय। टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। और इस फिलाडेल्फस ने कौन सा दूत भेजा? डायनोसियस। ये इसको डायनोसियस, डायनोसियस, ये तो है डाइमेकस, ये है डायनोसियस, ठीक है। ये इस फिलाडेल्फस ने भेजा है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये मिस्र का शासक भी अशोक का समकालीन टोलमी द्वितीय ही था, और बिंदुसार का समकालीन भी कौन है? टोलमी द्वितीय। अशोक के अभिलेखों में इसका नाम मिलता है तुरमय। टोलमी द्वितीय का नाम मिलता है तुरमय, ठीक है। तो वहां खैर हम चर्चा करेंगे। यहां पर यह बात भी ध्यान रखनी है आपको कि टोलमी द्वितीय बिंदुसार का समकालीन भी है मिस्र का। अगर आपसे ये पूछे कि बिंदुसार का समकालीन मिस्र का शासक कौन था, तो टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक कौन था? टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। यही बात सीरिया के संदर्भ में कि बिंदुसार और अशोक दोनों के समय कौन था? एंटियोकस। क्लियर है सर? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आपके क्या गड़बड़ थोड़ी होगी कि राजदूत किसका राजदूत कौन सा है? भाई डाइमेकस और डायनोसियस में से मेरे गड़बड़ होती थी लेकिन नहीं होती, और जब मेरे नहीं होती है तो आपके भी नहीं होगी। कैसे? अगर आपको सीरिया के शासक का नाम याद है तो राजदूत कभी गड़बड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो एंटिओकस, डाइमेकस, दोन्यम कस है लास्ट में, इमकस को नीम तो फसर यस अलग ही है, यह तो अलग हो गया। कस कस दोनों एक साथ हैं, यानी सीरिया का शासक एंटिओकस तो राजदूत डाइमेकस। समझ आ गई शायद बात मेरे ख्याल से? तो मिक्स नहीं होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। अब देखो कि एक यूनानी लेखक था एथेनियस, और उसके अनुसार, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक इस एंटियोकस से 3 चीजों की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से देखो किन किन चीजों की मांग की। नंबर 1, सबसे पहले मीठी मदिरा, ठीक है। फिर 2, सूखे मेवे। अच्छा, सूखे मेवे में पर्टिकुलर चीज मंगवाई है, वो क्या थी? अंजीर। लिखा हुआ है क्या इसमें? ध्यान रखना कि सूखे मेवे में भी कौन सी चीज मंगवाई? अंजीर मंगवाए थे, ठीक है। और तीसरा दार्शनिक। दार्शनिक, ये 3 चीजें मंगवाई। 2 तो भेज दी, प्रथम 2 तो, इन 2 को तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा, इनकार कर दिया। इन दोनों को तो भेज दिया, ठीक है, और इसको नहीं भेजा दार्शनिक को। देखो भाई, मीठी मदिरा आपने तो झाड़ी की, रांग की झाड़ी की जड़ की बनवाता, भी साबु बनाता, जब थोड़ी शायद कड़वी या खारी होती। और अंक है मीठी अंगूर की बनाता सीरिया वाले, तो वो मीठी होती।
तो परिणामतः वहाँ से इसने ये शराब मंगवाई। फिर सूखे मेवे, अंजीर, तो अंजीर वहाँ पर ज़्यादा होते, इस वजह से, बाकी और भी होंगे लेकिन मोस्टली क्या है, अंजीर। ठीक है। फिर दार्शनिक वहाँ के, देखो यूनान के दार्शनिक तो प्रसिद्ध हैं ही ना, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो इस प्रकार से तो उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ भी एक दार्शनिक भेज दो, लेकिन उसने कहा कि बुद्धि का क्रय विक्रय नहीं होता है, ये इनकी इच्छा पर है, कोई जाए या न जाए, इसलिए हम ये आपको दार्शनिक नहीं भेज सकते। तो परिणामतः दार्शनिक नहीं भेजा है, ये बात ध्यान रखनी है कि इनको। और ये जानकारी कौन देता है, यूनानी लेखक कौन है, एथेनियस के अनुसार ये बात हुई है। ठीक है, चलो ये बात रही बिंदुसार के संदर्भ में। फिर उसके बाद में अगली बात हम करें कि लामा तारानाथ, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, मौर्यों के बारे में जानकारी देता है, बौद्ध विद्वान है जिसने कंग्यूर और तंग्यूर पुस्तक लिखी थी। उस तारानाथ के अनुसार चाणक्य, कौटिल्य बिंदुसार का भी मंत्री था। लामा तारानाथ के अनुसार, ये बात ध्यान रखना। और तारानाथ के अनुसार इसके अलावा परिशिष्ट पर्व जो किसकी है, हेमचंद्र सूरी की, तो उससे भी पता चलता है कि ये चाणक्य का भी मंत्री था बिंदुसार। और इस चाणक्य के बाद बिंदुसार का मंत्री कौन बना, राधागुप्त। चाणक्य के बाद राधागुप्त, राधागुप्त के सहयोग से ही अशोक शासक बना था। इसका मतलब अशोक के काल में भी प्रारंभ में प्रधानमंत्री कौन है उसका, राधागुप्त। ठीक है, देखो आप ऐसे कि चाणक्य तो दो शासकों का, किसका, चंद्रगुप्त का और बिंदुसार का प्रधानमंत्री है। फिर चाणक्य के बाद बिंदुसार का प्रधानमंत्री राधागुप्त, तो राधागुप्त बिंदुसार का भी है और अशोक का भी है। अशोक राधागुप्त के सहयोग से ही शासक बनता है। और अशोक के राजा बनने की पहली एक भविष्यवाणी कर देता है पिंगल वत्स जीवी नाम का आजीवक भिक्षु। और वो आजीवक भिक्षु बिंदुसार के दरबार में रहता है। बिंदुसार आजीवक का है ना, तो बिंदुसार के दरबार में रहता है वो आजीवक भिक्षु। क्या नाम है, पिंगल वत्स जीवी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस आजीवक भिक्षु ने अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी, तो पिंगल वत्स जीवी ने। आगे चर्चा कर लेंगे, है भी आपके साथ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिंदुसार के यहाँ पर एक क्या नाम, यानी दिव्यावदान में इस बात का उल्लेख मिलता है, 500 सदस्यों की मंत्रिपरिषद थी। और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन था, खल्लाटक। यानी दिव्यावदान के अनुसार 500 सदस्यों की। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये 500 सदस्य आप याद रखो, 500 व्यक्ति। अगर यह आए कि अशोक ने 500 ब्राह्मणों की हत्या की थी, अशोक ने 500 महिलाओं को जलाया था, बिंदुसार के समय 500 मंत्रियों की परिषद थी, 500 नाम आए, इसका मतलब यह जानकारी दिव्यावदान से है। बात समझ आ रही है, 500 नाम आए यहां पर। ये मौर्य काल में एक अलग यूनिक बात यह है कि जैसे मैं कई बार कहता हूं ना आपको, आपने शायद गौर नहीं किया, मैं कोई भी व्यक्ति घर छोड़ता है या कोई बात होती है, मैं रात को 2 बजे, जैसे महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, आपसे वो कितनी बजे छोड़ा है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, वो 2 बजे घर से निकल चुका, घर से निकल गया। अमूमन प्राय अगर आपने गौर किया हुआ होगा तो यहां पर इस भाई साहब ने जिस कोई बात संख्या बताई तो वो 500 बताई है, मतलब एक रटेड़ा हा कोई। दिव्यावदान में ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसका मतलब 500 संख्या है, तो वहां वो कार्य किसके अनुसार है, दिव्यावदान के अनुसार है। तो याद करने में इजी रहेगा हमें। ठीक है, तो 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद थी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन था, उस मंत्रिपरिषद का प्रधान था खल्लाटक। ठीक है, तो बिंदुसार के समय मंत्रिपरिषद का प्रधान तो खल्लाटक था और प्रधानमंत्री पहले चाणक्य और फिर राधागुप्त। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद में बिंदुसार के समय में, हाँ ये तो खैर महावंश के अनुसार उसने ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई थी, तो वो एक थोड़ा सा ये मानते हैं कि भाई ब्राह्मण भी हो सकता है, तो ये तो आपको याद करने की जरूरी नहीं है बस। और हाँ, सांची के अभिलेख संख्या 3 में, इसमें 3 संख्या लगा लो, या 1 मिनट रुको,
सीधा सांची के लेख में ही रखो। सांची के एक लेख में बिंदुसार का नाम मिलता है, तो बिंदुसार का नाम किस अभिलेख में मिलता है? तो सांची अभिलेख में। खुद बिंदुसार का बिंदुसार नाम वो सांची अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और बस बाकी इतनी बात है बिंदुसार के संदर्भ में। 25 वर्ष के शासन के बाद बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और फिर उसका बेटा अशोक शासक बनता है। तो अब हमारा बिंदु होगा सम्राट अशोक। ठीक है, तो अब अगला बिंदु है अपना सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक के संदर्भ में देखो, काल में आपको 2 काल याद करने होंगे। पहले सुनना है आपको पूरी बात, फिर उसके बाद में यद्यपि अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो चुकी थी। कब? बिंदुसार की मृत्यु 273, क्योंकि 25 वर्ष शासन किया। तो यहां देखो, एक बार मैं शासन काल नहीं लिख रहा हूं, बता रहा हूं आपको कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो चुकी है। तो यद्यपि इसकी मृत्यु 273 में हो चुकी है, ठीक है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, विशेष तौर से दीपवंश और महावंश के अनुसार, और पर्टिकुलर पूछे तो महावंश के अनुसार, कि महासंहार महावंश के अनुसार किया है, याद रह जाएगा। महावंश के अनुसार उसे अपने 99 भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। अर्थात 101 भाई थे, महावंश के अनुसार ये 101 भाई थे। लेकिन एक विगत अशोक, उसने अशोक से ये कह दिया कि साहब मैं तेरी काली पीली दौड़ी गाय हूं और तेरे कद्दे ही टेढ़ गोंदी हूं और तेरे सागी भाई हूं। तो परिणामतः उस एक भाई को, ऐसा उस बौद्ध ग्रंथ में, कि एक भाई को छोड़ दिया और बाकी सबको सल्टा दिया। जबकि कुछ भाइयों के नाम बाद में ही मिलते हैं, परिवारों के और उनके, लेकिन वो खैर अलग विषय है। तो बौद्ध ग्रंथ महावंश, जो लंका का इतिहास ग्रंथ है, उसके अनुसार अशोक को उत्तराधिकार संघर्ष लड़ना पड़ा अपने 99 भाइयों से। ठीक है, तो याद कैसे रहेगा? महावंश के अनुसार महासंहार किया है। तो ये बात आपको याद रह जाएगी कि 99 भाइयों से, तो 4 वर्ष का समय लगा इस दौरान। तो अब हमें क्या करना है? इसमें से 4 घटाना है। अब 4 घटाओ तो कितना आएगा? 269 ईसा पूर्व है। इसका मतलब अशोक शासक कब बनेगा? 269 ईसा पूर्व है। फिर मैंने कहा था, देखो आपको याद हो तो बताई थी कि चंद्रगुप्त 24 वर्ष, बिंदुसार 25 वर्ष, अशोक 26 न होकर 36 वर्ष। तो यहां 36 घटाओगे आप, तो 36 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? देखो सीधा सा 33 शायद मेरे ख्याल से, तो यहां आ जाएगा 233 ईसा पूर्व है। अब यहां 32 भी आ सकता है, क्योंकि वो 21 वाला क्रम है ना। 233 की जगह 232 भी आ सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत ये है। अब आप कोई भी घटना काल घटाओ कि ये घटना अशोक के इतने वर्ष बाद हुई थी, जैसे कलिंग युद्ध 8 वर्ष बाद हुआ था, इसका मतलब 8 वर्ष आपको इसमें से घटाना है। बात समझ आ रही है? कोई भी बात ये पूछे कि ये घटना 13 वर्ष बाद हुई थी, महामात्रों की नियुक्ति 14वें वर्ष में या 13 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 13 इसमें से घटाओगे आप, इसमें से नहीं घटाओगे। ये बात ध्यान रखोगे। देखो पहली बात, चंद्रगुप्त ने 24 किया, कोई दिक्कत नहीं, 24 वर्ष शासन किया। बिंदुसार ने 25 वर्ष शासन किया, कोई दिक्कत नहीं। अशोक ने 36 किया, लेकिन बीच में 4 वर्ष और आपको ऐड करने होंगे। किस रूप में? कि 4 वर्ष तक वो अपने 99 भाइयों से संघर्ष किया था और बाद में वो शासक बना था। तो अगर 269 ईसा पूर्व ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रश्न आपसे पूछेगा अशोक शासक कब बना, तो 269 ईसा पूर्व दिया हुआ है, इसका मतलब आपको 269 ही करना है। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा फिर? 273। बात समझ आ रही है यहां पर? तो ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो की बात है, अन्यथा यही करना है आपको। तो ये अशोक का शासनकाल, ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। उत्तराधिकार संघर्ष के कारण उसे 4 वर्ष का समय लगा। अब देखो आगे हालांकि लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप यहां याद रखोगे कि कुछ नाम या अलग से एक जगह, क्योंकि आगे यत्र तत्र लिखा हुआ है, उसको आप ऐसे एक जगह इस प्रकार से एडजस्ट करोगे कि पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन, अशोक वर्धन, ठीक है।
जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है अशोक मौर्य। जूनागढ़ अभिलेख में क्या कहा गया है? अशोक मौर्य। अशोक मौर्य, ठीक है। और मास की अभिलेख में कहा गया है शाक्य मुनि। ये कहीं ना कहीं एक जगह लिख लेना आप। मास के अभिलेख में कहा गया है शाक्य मुनि। बैराट या भाब्रू अभिलेख में कहा गया है इसे मगध का राजा। मगध का राजा। अभिलेखों में इसे कहा गया है देवानाम प्रिय। देवानाम प्रिय व प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। लेकिन 4 अभिलेखों मास की गुर्जरा, उद्गेमल, निट्टूर और आजकल एक सन्नाती नाम और जुड़ गया इसमें। तो मास की, गुर्जरा, उद्गेमल, निट्टूर और सन्नाती, इनमें इसका नाम मिलेगा क्या? अशोक। ये किन में? मास की, गुर्जरा, वैसे तो अभिलेख पढ़ते समय ये बात पढ़ेंगे हम, गुर्जरा, उद्गेमल, निट्टूर और एक नया नाम और जुड़ जाएगा और वो हो जाएगा सन्नाती। ठीक है। इनमें इसका नाम अशोक मिलता है, यानी खुद का व्यक्तिगत नाम अशोक नाम। बाकी में अशोक नाम नहीं मिलता, उसकी उपाधि मिलती है या कुछ मिलता नहीं है। यह अशोक के संदर्भ में आप इन चीजों को एक जगह लिखोगे कहीं पर भी। हाँ, मास की, गुर्जरा, मास्की में ये तो है ही, शाक्य मुनि तो कहा ही है मास्की में। इसके अलावा मास्की में इसका नाम अशोक भी मिलता है। शाक्य मुनि तो है ये कहा गया, ये तो बौद्ध धर्मावलंबी होने के प्रमाण हो गए ना, इस वजह से। ये बात हम आगे लिखेंगे, इसलिए अगर आप यहां नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके अभिलेखों में आएगी आराम से, ताकि वहां स्पष्ट भी ज्यादा होगी। तो यहां लिखो तो ठीक है, मास की, गुर्जरा, उद्गेमल, निट्टूर का। न लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो खैर, अब आगे बात करें। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यूनानी ग्रंथों में अशोक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे देखो, इसको आप इस रूप में समझो, चंद्रगुप्त मौर्य को तो यूनानी ग्रंथों में क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स, पालीबोथ्रक ऐसा कहा गया है। बिंदुसार को क्या कहा गया है? बिंदुसार को अमित्रचेट्स या अमित्रकेट्स। लेकिन अशोक को यूनानी ग्रंथों में कुछ भी नहीं कहा गया है, उसका नाम नहीं मिलता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है? शायद कोई दिक्कत नहीं। चलो, क्या चीज? ये ऐसा लास्ट वाला सन्नाती, सह ओ बीच कमान आई साबु मिल गो, सन्नाती, सनसनाती, सन्नाती लिखना है आपको, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद में आपसे अगर ये पूछे, ये बात भी ध्यान रखना, अशोक शासक बनने से पहले कहां का गवर्नर था? अवंती या उज्जैनी। उज्जैनी राजधानी थी अवंती की, ठीक है? तो अवंती या उज्जैनी का गवर्नर था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? शासक बनने से पूर्व अशोक अवंती या उज्जैनी का गवर्नर था। फिर उसके बाद में देखो, हाँ, चीनी साहित्य में तो खैर नाम अशोक का ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है नाम। अब अशोक ने नगर बसाए थे, हालांकि ये अशोक द्वारा बसाए गए नगर हम कला के क्षेत्र में जब बात करेंगे तब वहाँ बात आएगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपाटन या ललित पाटन। ललित पाटन कर सकते हैं देवपाटन की बजाय, क्योंकि देवपाटन है वो अशोक की पुत्री चारुमती ने बसाया है। तो वहाँ कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि ललित पाटन और देवपाटन एक ही है, और वो अशोक की पुत्री चारुमती ने बसाया था, तो अशोक के काल में, ठीक है, जब अशोक रुमंदेई की यात्रा पर गया था, लुम्बिनी वन की यात्रा पर गया था, तब उस चारुमती साथ थी और उसने वो नगर बसाया था, और नेपाल के ही राजकुमार से उसका विवाह हुआ था, देवपाल से, ठीक है? तो उससे विवाह हुआ था और वहीं पर उसने वो नगर बसाया, ऐसा कहा जाता है। तो अगर ये बात आए
कि भाई देवपाटन या ललित पाटन नगर किसने बसाया, और ऑप्शन में चारुमती हो तो चारुमती करोगे, और अलग अलग नाम आते हैं तब कोई दिक्कत नहीं, जैसे देवपाटन और ललित पाटन। कुछ इतिहासकार ये कह रहे हैं कि ललित पाटन बसाया अशोक ने, देवपाटन बसाया चारुमती ने, ऐसा। चलो खैर, अब बात अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो है कलिंग युद्ध। तो अब हमारा विषय होगा कलिंग युद्ध, चर्चा ही करें। कलिंग युद्ध, देखो पहली बात, कलिंग युद्ध हुआ कब है, तो अशोक के राज्यारोहण के 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद हुआ है, इसका मतलब हमें क्या करना है, 269 में से 8 घटाने हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, 261 ईसा पूर्व है। ये बात ध्यान रखनी है कि ये कलिंग युद्ध कब हुआ है, 261 ईसा पूर्व है। इसकी जानकारी का हमारे पास स्रोत क्या है, तो स्रोत मुख्य रूप से अशोक का 13वां शिलालेख, ठीक है। तो इसकी जानकारी अशोक के किस अभिलेख से मिलती है, 13वें शिलालेख से, 13वां शिलालेख, ठीक है। इसके अलावा कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी थोड़ी जानकारी मिलती है, ज़्यादा तो नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी जानकारी कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी मिलती है, और बौद्ध ग्रंथों से भी इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये बात मुख्य रूप से ये चीज़ें, एक तो 13वां शिलालेख अभिलेखों में, और एक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो किसका है, कलिंग नरेश खारवेल का, ठीक है। इनसे जानकारी मिलती है। अब बात है 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए हैं। तो कितने लोग मारे गए हैं, 1 लाख लोग मारे गए हैं और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए हैं। ये तो मारे गए हैं और ये बंदी बनाए गए हैं, बंदी बनाए गए। अब शासक कौन था, पहली बात आपसे शासक पूछेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछने वाले को भी पता नहीं है शासक कौन था, लेकिन एक थोड़ा सा इस खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से कुछ क्लू निकल कर आता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। क्या निकल कर आता है कि उस समय कोई नंद, अब नंद के आगे क्या है, वो बाठा टूट गया, जो उस हाथी गुम्फा अभिलेख पर वहां से वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो चीजें। अब वो नंदवंश का कोई राजकुमार कहना चाहता था या नंदराज कहना चाहता था, ये स्पष्ट नहीं है। तो अगर आए, पहली बात स्पष्ट जानकारी नहीं है, ये ऑप्शन होगा तो वही करना है। फिर अगर ये ऑप्शन नहीं है तो नंदराज या नंदवंश का कोई राजकुमार या शासक था। बात समझ आ रही है यहां पर। तो ये खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी मिलती है, बाकी स्पष्ट जानकारी यहां से नहीं मिलती है, ठीक है। फिर इसका कारण मुख्य रूप से आप देखो, कलिंग का व्यापारिक महत्व है, ये यूनानी स्रोतों के अनुसार। यूनानी स्रोतों में अशोक का नाम नहीं मिलता है, लेकिन कलिंग के महत्व की जानकारी देते हैं वो, कि कलिंग का व्यापारिक महत्व था। इसका मतलब यूनानी स्रोतों के अनुसार कलिंग का व्यापारिक महत्व था, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग में सेना के लिए हाथियों की उपलब्धता थी और सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र था। तो ये अर्थशास्त्र के अनुसार जानकारी मिलती है, ठीक है। भाई युद्ध का कारण क्या था, तो हाथियों की उपलब्धता अर्थशास्त्र के अनुसार है, ये बात ध्यान रखना, और यूनानी ग्रंथों के अनुसार व्यापारिक महत्व है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे बात करें हम। अब अशोक ने कलिंग को जीतने के बाद 2 भागों में बांटा, तो एक उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। तो उत्तरी कलिंग का केंद्र तो क्या बनाया, तौसाली, जिसकी राजधानी धौली को बनाया, यानी 2 बनाए। देखो, एक तो उत्तरी कलिंग 2 भागों में बांट दिया, और उत्तरी कलिंग का तो जो प्रशासनिक केंद्र यानी राजधानी बनाया वो क्या है, धौली, और यानी तौसाली, और तौसाली का केंद्र बन जाएगा धौली।
और इसका केंद्र हो जाएगा धौली, और दक्षिणी का जोगढ़ और उसका संपा केंद्र, दक्षिणी कलिंग, जोगढ़ और संपा, ऐसा। देखो तोसाली धौली एक साथ रहेगा, ये बात ध्यान रखनी है, तोसाली धौली एक साथ रहेगा। ये प्रशासनिक केंद्र इसका विभाजन करके और दो भागों में बांट दिया। कहने का तात्पर्य यहां पर इतनी बात ध्यान रखनी है। इस कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति का सदैव के लिए परित्याग कर दिया, और ऐसा करने वाला एकमात्र शासक माना जाता है विजेता होते हुए, और एकमात्र नहीं तो कम से कम प्रथम तो है भाई, विजेता होते हुए भी युद्ध नीति का परित्याग कर दे। भाई थप्पड़ खार तो कोई भी कर दे भाई, मैं दूं कोई नहीं क्योंकि मेरे दर्द हुई हो मेरे दीजना, लेकिन किसी को पीट कर ये कहे कि आज के बाद मैं किसी को पीटूंगा नहीं, तो इसका मतलब ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो ऐसा करने वाला अशोक था, और उसके बाद में उसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा हेमचंद्र राय चौधरी के अनुसार उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और उस विजय को छोड़ दिया। ठीक है, विजय नीति को। अब अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? भाई इस विजय के बाद वो बौद्ध धर्मावलंबी बना है, तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसमें देखो आपको नाम याद रखने हैं। एक, सबसे पहले श्रमण निग्रोध, ये तो जानकारी रखनी है आपको दीपवंश और महावंश के अनुसार, महावंश के अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा नाम याद रखना है आपको बाल पंडित, बाल पंडित, बाल पंडित, और एक नाम आता है उपगुप्त, उपगुप्त। अब इसमें देखो बाल पंडित और उपगुप्त, उपगुप्त के दो स्रोत आएंगे, बाल पंडित का एक स्रोत होगा और वो होगा कौन सा? दिव्यावदान। और इस उपगुप्त का होगा एक तो दिव्यावदान और एक चीनी स्रोत, चीनी स्रोत। तो अब यहां पर देखो आपको करना क्या है। अगर सिद्ध आए दीपवंश और महावंश के अनुसार उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? श्रमण निग्रोध ने। दिव्यावदान के अनुसार किसने किया? बाल पंडित ने। बाल पंडित ऑप्शन में नहीं होगा तो दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने। ठीक है, चीनी स्रोतों के अनुसार कौन हो जाएगा? उपगुप्त हो जाएगा। और डायरेक्ट हो तो बुगानी मालिक है। इसका मतलब अगला इनमें से नहीं देगा, इन तीन में से, और देगा तो एक देगा इन तीन में से। बात समझ आ रही है यहां पर? यद्यपि अशोक का गुरु मोगलीपुत्तिस था, लेकिन उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का कार्य इन तीन व्यक्तियों में से किसी एक का माना जाता है, गुरु मोगलीपुत्तिस का नहीं माना जाता है। तो आपको इस रूप में जैसा भी है वहां उसको इस रूप में लिख लोगे आप कि दीपवंश और महावंश के अनुसार श्रमण निग्रोध, दिव्यावदान के अनुसार बाल पंडित, और दिव्यावदान और चीनी स्रोतों के अनुसार उपगुप्त। तो मूलतः दिव्यावदान ज्यादा जोर देता है बाल पंडित पर, लेकिन वो उपगुप्त का भी समर्थन करता है कि उपगुप्त के प्रभाव में आकर फिर वो पूर्णतः बौद्ध धर्मावलंबी बन गया। ऐसा तो आप इस चीज को नोट कर लोगे। आगे देखो अब देखो उसके बौद्ध धर्मावलंबी होने के हमारे पास स्रोत क्या है? तो मुख्य रूप से आप दो स्रोतों के उदाहरण दोगे। देखो बौद्ध ग्रंथ तो है ही हैं, बौद्ध ग्रंथ तो उसके, लेकिन अभिलेखों में उसके खुद के अभिलेखों में से दो अभिलेख मुख्य रूप से। एक तो बैराठ अभिलेख, जिसमें बौद्ध त्रिरत्नों में आस्था व्यक्त करता है बुद्ध धर्म और संघ में, कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इन तीनों का उल्लेख मिलता है किसमें? बैराठ अभिलेख में। और बौद्ध ग्रंथों के कुछ 7 बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की बात भी करता है वो। तो इसका मतलब एक तो बैराठ अभिलेख हो गया, भाब्रू अभिलेख हो गया उसके बौद्ध धर्मावलंबी होने का प्रमाण। इसके अलावा दूसरा आपको पता हो तो मास के अभिलेख में लिखा था हमने कि स्वयं को शाक्य मुनि कहा है। बात समझ आ रही है? तो मास की अभिलेख उसका, वो भी इस बात की जानकारी देता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। अब देखो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि अच्छा, अशोक के काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मैंने बताया था भी था कि
अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति, 30 उसका अध्यक्ष, तीसरे पिटक का संकलन। तो अशोक के काल में उसके राज्यारोहण के 18 वर्ष बाद, क्या चीज? हाँ, तीसरी बौद्ध संगति, लेकिन 18 वर्ष, तो उसमें से 18 घटाने होंगे, तो 18 वर्ष बाद अर्थात 250 या 51 आता है, तो 51, 251 ईसा पूर्व में इस बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिस। और इस तिस ने यहाँ उस तीसरे पिटक का संकलन किया। वैसे पूरे तीसरे पिटक का नहीं किया, उस तीसरे अभिधम पिटक के 7 भाग हैं, उसमें सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग, और उसका नाम क्या है? कथा वस्तु या कथावत्तु। उसका संकलन किसने किया? मोगलीपुत्र तिस ने। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर अशोक ने अपनी प्रजा के लिए एक नैतिक आचार संहिता, आचरण संहिता प्रस्तुत की थी, जिसे हम बोलते हैं अशोक का धम्म। अब देखो, धम्म के बारे में आपको क्या क्या बात याद रखनी है। अशोक का धम्म, अब धम्म क्या है? ठीक है, तो पहली बात आपको सामान्य तौर पर यही ध्यान रखना है कि धम्म अशोक की एक आचार संहिता, जनता के लिए नैतिक आचरण की संहिता है जो उसने बनवाई है। अशोक के इस धम्म की परिभाषा, पहली बात, मिलती कहाँ है? तो अशोक की बौद्ध ये मिलती है अशोक के दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में। और इनमें भी अगर को केवल एक जानना चाहे तो दूसरे में स्पष्टतः, दूसरे में पहले प्रश्न करता है कि धम्म क्या है, और फिर उत्तर देता है कि ये धम्म है। दया, दान, करुणा, ये जो चीजें हैं उसको ये बात बताता है। तो इसका मतलब पहली बात 2 में है, लेकिन दोनों में से ही हमें एक विकल्प तलाश ना हो तो क्या तलाशोगे? 2, दूसरा स्तंभ लेख। ठीक है सही। फिर ये ली कहां से गई है? तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है, राहुलोवाद सुत्त या सिंघालवाद सुत्त। सिंघालवाद सुत्त को कहा जाता है राहुलोवाद सुत्त, और वो सुत्त पिटक का है। सुत्त पिटक के किस निकाय का है? इस मध्यम को काटो आप, दीर्घ निकाय का है। ये क्या है? मैंने जिस प्रत्याशी ने ये लिखे वो 8-10 साल पहले मेरे पास पढ़ा हुआ था, और उसने उनको आधार बनाकर उसने इन चीजों को लिख दिया। हालांकि मैंने नई चीजें भी भेजी, लेकिन उसने क्या किया? वो पुराने वाला डाटा। तो यहां मध्यम निकाय ने करके क्या करना है? दीर्घ निकाय। देखो याद कैसे करो वो भी बताता हूं। पहली बात, ये बौद्ध ग्रंथ किससे ली गई है? सुत्त पिटक का भाग है, लेकिन सुत्त पिटक के किस भाग से है? दीर्घ निकाय से है। 5 निकाय है ना, तो दीर्घ निकाय से है। दीर्घ निकाय के भी किस सुत्त से है? तो सिंघालवाद सुत्त से है। और सिंघालवाद सुत्त का दूसरा नाम क्या है? राहुलोवाद सुत्त। ठीक है, अब याद कैसे करोगे इसको? बस शुद्धि सी, शुद्धि सी, तो वापस शायद याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक का दीर्घ निकाय, दीर्घ निकाय का भी कौन सा भाग है? सिंघालवाद सूत्र। सिंघालवाद का नाम क्या है दूसरा? राहुलोवाद सूत्र। और याद करने का सूत्र रहेगा शुद्धि सी, शुद्धि सी। अब ये क्रम से आराम से याद रह जाएगा आपको कि ये धम्म की परिभाषा किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, अशोक के किन अभिलेखों में है? तब तो दूसरे और 7वें में। और ये किस बौद्ध ग्रंथ से ली गई है? तो राहुलोवाद सुत्त से ली गई है, सिंघालवाद सुत्त से ली गई है। लेकिन सिंघालवाद सुत्त कहाँ है? दीर्घ निकाय में है। दीर्घ निकाय कहाँ है? सुत्त पिटक में है। तो मूलतः ये सुत्त पिटक में से ली गई है। और सुत्त पिटक के सबसे लास्ट में भाग कौन सा आ जाएगा? सिंघालवाद सुत्त से। लेकिन कई बार सिंघालवाद सुत्त ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा? राहुलोवाद सुत्त से। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ये बात इस धम्म के संदर्भ में है। अब ये धम्म अलग अलग विद्वानों के अनुसार क्या था, इस बात को आप नोट करोगे। कौन विद्वान इस धम्म को क्या मानता है? जैसे हम एक नैतिक आचार संहिता मानते हैं, और नीलकंठ शास्त्री भी यही मानता है, तो याद रह भी जाएगा। कैसे याद रहेगा अभी बता रहा हूं। पहले नीलकंठ वाला याद रह जाएगा, या जो सर्वमान्य है वो याद रह जाएगा, क्योंकि सर्वमान्य नैतिक आचार संहिता ही है। नीलकंठ शास्त्री नैतिक आचार संहिता ही है। बाकी के अनुसार देखो, सबसे पहले हम बात करें, एक व्यक्ति का नाम है फ्लीट, और फ्लीट के अनुसार यह था राजधर्म। अशोक का धम्म के संदर्भ में विद्वानों के
मत। ठीक है, तो किस विद्वान का क्या मत है? तो फ्लीट के अनुसार क्या था? ये अशोक का राजधर्म था। ठीक है, फिर उसके बाद में हैरास, रेवरेंड हैरास था ना, आपको याद है क्या? ये हैरास हमने फादर हैरास कब पढ़ा था, किस संदर्भ में? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संदर्भ में। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि को तमिल रूप मानने वाला व्यक्ति की, तमिल लिपि का जो उद्गम है वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि से हुआ है, द्रविड़ लिपि से हुआ है। तो हैरास ने क्या माना है, ये बात भी ध्यान रखना आपको। हैरास ने ब्राह्मण धर्म, ये अलग से हो गया। हैरास ने क्या माना है? ब्राह्मण धर्म। राजधर्म किसने माना है? फ्लीट ने। हैरास ने माना है ब्राह्मण धर्म। फिर नीलकंठ शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री, नैतिक आचार संहिता, नैतिक आचार संहिता आप भी आई मान रहे हैं, हम लोग भी नैतिक आचार संहिता ही मान रहे हैं। तो नीलकंठ नैतिक याद भी रह जाएगा। फिर उसके बाद में सेनार्ट, सेनार्ट के अनुसार बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। और फिर डी.आर. भंडारकर। अच्छा, डी.आर. भंडारकर के बारे में ध्यान रखना, अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर लिखने वाला व्यक्ति कौन है? डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर, इसने भी बौद्ध धर्म माना, लेकिन उपासक बौद्ध धर्म, उपासक बौद्ध धर्म। तो केवल बौद्ध धर्म आए तब तो नाम आ जाएगा सेनार्ट, और उपासक बौद्ध धर्म आए तब कौन आ जाएगा? डी.आर. भंडारकर। और नैतिक वाला तो याद रह जाएगा, नैतिक नीलकंठ। ठीक है, और ब्राह्मण धर्म किसने माना है? हैरास ने। और राजधर्म किसने माना है? फ्लीट ने। यह बात ध्यान रखनी है, इस धर्म से संबंधित बात। साइड में हूं, हाँ लिख लो आप इसको। आगे बढ़े? कौन नहीं बेटा? लिख लो, पहले लिख लो आराम से। बोतल को हटा देता हूं मैं यहां से बीच में, शायद कईयों को परेशान करती है ये। अब तो लिख लिया होगा। चलो खैर, आगे चर्चा करें। अब देखो, बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ अशोक के 18 शासनकाल के 18 वर्ष बाद, यानी 250-51 ईसा पूर्व में। तो बौद्ध संगीति का आयोजन करने के बाद अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे। ठीक है, अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे, और विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला पहला शासक अशोक था। यह बात ध्यान रखनी है, विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला पहला शासक अशोक था। ठीक है, तो अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो पहली बात तो यह जानकारी कहां से मिलती है हमें? तो अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से यह जानकारी मिलती है, और बौद्ध ग्रंथ महावंश से यह जानकारी मिलती है। और यह बात ध्यान रखना, महावंश में किस देश में कौन से प्रचारक भेजे हैं, किस क्षेत्र में, यह सूची महावंश में मिलती है। तो जहां महावंश लिखा हुआ है ना, उसके नीचे लिख लेना सूची मिलती है, इसमें सूची मिलती है। पता चल जाएगा आपको कि इन धर्म प्रचारकों की सूची मिलती है किसमें? इसमें, महावंश में। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है। तो लंका का इतिहास ग्रंथ है महावंश, हालांकि दीपवंश से भी जानकारी मिलती है, लेकिन यह सूची महावंश में मिलती है। और अशोक के किन अभिलेखों से मिलती है यह जानकारी कि किन किन क्षेत्रों में? तो उसमें क्या क्षेत्रों का नाम है, धर्म प्रचारकों का नाम न होकर क्षेत्रों का नाम है कि इन इन क्षेत्रों में मैंने धम्म का प्रचार किया है। तो वो दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलता है। और वो धर्म प्रचारकों की सूची कहाँ मिलती है? महावंश में मिलती है। तो अब वो सूची क्या है, नाम कौन कौन थे? तो हम सबसे पहले पहला नाम क्या लिखें? मज्जिम।
अब आपको बताना यह है कि इस मध्यम को कहां भेजा था? हिमालय प्रदेश। मध्यम को भेजा हिमालय प्रदेश। फिर उसके बाद मध्यंतक, और मध्यंतक को कहां भेजा? कश्मीर प्रदेश। कश्मीर और गांधार, गांधार प्रदेश। फिर उसके बाद में धर्म रक्षित, और धर्म रक्षित को सौराष्ट्र। तो महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र, ऐसा ही होगा। धर्म रक्षित सौराष्ट्र और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। इनको साथ याद करना कि धर्म रक्षित सौराष्ट्र, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। फिर अगला, अब रक्षित, और रक्षित वनवासी, वनवासी। और फिर उसके बाद में महारक्षित, और महारक्षित को यवन प्रदेश, जहां यूनानियों का नियंत्रण था, यवन प्रदेश। फिर उसके बाद में महादेव, और महादेव को महिष मंडल, यानी मैसूर वाला। महिष, महिष से कैसे लिखे, एक मिनट देख लेता हूं मैं, कहां गया महिष मंडल। अच्छा, ये महिष मंडल या मैसूर। फिर उसके बाद सोन व उत्तरा, उत्तरा स्वर्ण भूमि, मोस्टली ब्रह्मा, म्यांमार। ठीक है। फिर उसके बाद में महेंद्र व संघमित्रा, और दोनों को कहां भेजा? ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका। संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री हैं, तो ताम्रपर्णी यानी लंका भेजा है इनको। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलो खैर, अब बस इनके संदर्भ में ये है धर्म प्रचारकों की सूची, और प्राय मिलाने वाला प्रश्न आ जाता है इनमें, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना। देखो, ये तो आपको याद रहेंगे, हम इनका बार बार उल्लेख करेंगे। सोन, उत्तरा, महेंद्र और संघमित्रा। लगभग को महेंद्र संघमित्रा तो याद भी है कि इनको लंका भेजा था, आगे भी प्रसंग आएगा तो वहां भी चर्चा करेंगे हम। और सोन और उत्तरा को सुवर्ण भूमि यानी ब्रह्मा वाले क्षेत्र में भेजा था। फिर इन दोनों को साथ याद रखो, धर्म रक्षित सौराष्ट्र, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। ठीक है, तो शायद लगभग याद, अगर आधे याद हो जाते हैं तो भी मिलाने वाले में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कोशिश ये करना कि आधे तो क्लियरता याद हो जाए, सब याद हो जाए, तब तो आप जब पढ़ाओगे तो बहुत बड़ा अच्छी बात होगी। ठीक है, चलो खैर, अब हम बात करें अशोक के उत्तराधिकारियों के संदर्भ में कि अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। अशोक के उत्तराधिकारी, अशोक के उत्तराधिकारी। अब देखो, उत्तराधिकारी में कौन कौन शासक थे, तो सबसे पहले अशोक के उत्तराधिकारी में आपको नाम याद करना है कुणाल। देखो, मौर्य वंश में कुल 10 शासक हुए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, मौर्य वंश में कुल कितने शासक हैं? 10। तो 10 में से 3 तो कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। अब हमें 7 अन्य शासकों के बारे में चर्चा करनी है। तो 7 अन्य में किन के बारे में क्या चर्चा करनी है? तो पहला हमारा बिंदु होगा, अशोक के जस्ट बाद कौन बनता है? कुणाल। ठीक है, एक बात। फिर उसके बाद में दूसरा दशरथ, पुराणों के अनुसार ये सूची। फिर उसके बाद में संप्रति,
फिर उसके बाद में, एक मिनट, कुणाल दशरथ संप्रति, यही रहेगा ना, कुणाल दशरथ संप्रति। फिर उसके बाद में शालीशुक, फिर उसके बाद में देवव्रत, और फिर उसके बाद में शतधनुष, और फिर उसके बाद में अंतिम आ गया कौन, बृहद्रथ। ये रे कहां लगेगा इसमें, इसी द के नीचे बृहद्रथ, बृहद्रथ, ठीक है, ये अंतिम हो गया। ये शासक हैं। अब इनका काल, कुणाल कब से कब तक है भाई, अशोक का शासन 36,233 या 32 तक होगा, तो इसमें क्या करना है, 232 या 33 में से 8 घटाने हैं, 8 घटा दो। तो इसमें हम घटाए 233 में से 8 घटाएं तो कितना आएगा, 225, तो 225 देख लेना, आप घटा लेना, मुझे पता नहीं है भाई। मैं एक मिनट, काल आपको याद नहीं करना है, बस इतना याद करना है कि इसने किया 8 वर्ष शासन, फिर उसके बाद में ये भी 8 वर्ष, ये भी 8 वर्ष, ये भी 8 वर्ष, लगातार 4 8 वर्ष तक आएंगे। देखो देखें 8 वर्ष तक ही है क्या, देखो इनमें घटाते जाओ, यानी शालीशुक तक 8 वर्ष आएंगे, तो आ गए 8। फिर उसके बाद में 4 वर्ष तक आएगा, 2 हैं वो 4 वर्ष तक आएंगे, ये दोनों आएंगे 4 वर्ष, और ये वापस आ जाएगा 8 वर्ष। और इन सब को हम अगर घटाते जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा 184 या 185 ईसा पूर्व। यानी ये आपस में वहां से हम घटाते जाएंगे तो इनका काल आता जाएगा। बात समझ आ गई यहां पर। तो देखो पहले आपको याद कैसे रखो, काल दोबारा बताता हूं एक बार। चंद्रगुप्त ने 24 वर्ष, बिंदुसार ने 25 वर्ष, अशोक ने 36 वर्ष, लेकिन 36 के साथ 4 वो और जोड़ने हैं। कौन से, संघर्ष वाले। इसका मतलब कितने, 40 वर्ष घटाने हैं वहां से। बिंदुसार की मृत्यु के बाद या तो पहले 4 घटाकर फिर 36 घटा दो, या डायरेक्ट सीधा 40 वर्ष घटा दो। बात समझ आ गई यहां पर। वो 4 घटाने, फिर क्या करना है, ये जो 4 शासक हैं वो लगातार 8-8 वर्ष हैं। 4 शासक 8-8 वर्ष हैं, तो चौथे के बाद 2 हो जाएंगे 4-4 वर्ष, लास्ट का वापस कितना हो जाएगा, 8 वर्ष अंतिम। इस प्रकार से याद करोगे इनके संदर्भ में इनका काल। अब बात करें एक एक करके इनके बारे में। पहली बात, पुराणों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना है, कुणाल। ठीक है, कुणाल का एक अन्य नाम और मिलता है क्या, धर्म विवर्धन। और कुणाल को इसकी माता, सौतेली माता तिस्से रक्षिता ने इसे अंधा करवा दिया था, सौतेली माता ने। ठीक है, इसलिए शासन का संचालन इसके काल में किसने किया था, संप्रति ने। यह बात ध्यान रखना, वास्तविक शक्तियां संप्रति के हाथ में, जो कि अशोक के बाद तीसरा उत्तराधिकारी है, उसने शासन का संचालन किया था। फिर उसके बाद में, अच्छा, एक कुणाल का एक अन्य नाम और याद रखना, सुयश। सुयश, क्योंकि यह नाम पूछा जा सकता है। धर्म विवर्धन और सुयश किसके नाम माने गए हैं, कुणाल के। ठीक है, फिर उसके बाद में दशरथ। देखो दशरथ के बारे में एक तो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है, अशोक की भांति इसने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, देवानाम। तो अब देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले कौन कौन थे, आपको एक नाम याद रखना है, मैं बता रहा हूं कौन कौन थे। देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने में एक नाम याद रखना है, देवा टाडा। देवा नाम याद रखना है। ऐसा मान लो कि एक मूवी है ना जिद्दी, और उसमें सनी देओल का नाम देवा रहता है, और वो बहुत बड़ा एक प्रकार से एक, हाँ वो जो भी, यानी इस प्रकार का कि भाई उस पर टाडा एक्ट, हालांकि वो देशद्रोही नहीं रहता है, टाडा अलग चीज थी, लेकिन एक मैंने नाम याद कर लिया कि टाडा, देवा टाडा। तो टाडा का मतलब यहां पर यह आ गया TADA। यह है तिस्से, यानी श्रीलंका का शासक था। यह है अजात शत्रु जो मगध का राजा था। यह है दशरथ, और यह है अशोक। इन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। कि देवानाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले कौन कौन हैं, तो इन्होंने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये तो तिस्से, अजात शत्रु, दशरथ और अशोक।
हालांकि यहां शासकों का क्रम नहीं है, यहां देवानाम प्रिय उपाधि धारण करने वालों की बात है, यह बात ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त और अशोक ने, यह बात भी ध्यान रखना। प्रियदर्शी की उपाधि चंद्रगुप्त और अशोक ने धारण की थी। चलो आगे बात करें हम। अब दशरथ के बारे में दूसरी बात हम जब कला के संदर्भ में पढ़ेंगे तो दशरथ ने आजीवक भिक्षुओं के लिए जो क्या नाम बाराबर की पहाड़ी है उसमें भी एक गुफा का निर्माण करवाया, और नागार्जुनी पहाड़ी में भी 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। उनकी डिटेल हम नाम वगैरह वहां पढ़ेंगे, जहां कला की बात करेंगे वहां पर दशरथ के संदर्भ में। ठीक है, फिर दशरथ के बाद में कौन बना शासक? संप्रति। ठीक है, जो कुणाल का पुत्र था। संप्रति के संदर्भ में आपको याद ये रखना है, देखो दशरथ के बारे में तो बस केवल यही बात याद रख लो, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की और आजीवक भिक्षुओं के लिए पहाड़ियों का, गुफाओं का निर्माण करवाया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था। संप्रति के बारे में यह याद रखना कि जैन धर्म का अनुयायी था, और इसे जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? सुहस्तिन नामक जैन आचार्य ने इसे जैन धर्म में दीक्षित किया था, यह बात याद रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में शालीसुख। ठीक है, और शालीसुख के संदर्भ में याद ये रखना है कि इसे एक तो इसका नाम बृहस्पति मित्र मिलता है, शालीसुख बृहस्पति मित्र, और दूसरी बात इसे गार्गी संहिता में एक दुष्ट आत्मा कहा गया है। ये शायद लिखा हुआ नहीं होगा इसमें, देख लेना। गार्गी संहिता में इसे अधार्मिक बताया ना, अधार्मिक धूर्त झगड़ालू, वहां आप ये भी लिख सकते हो साथ में, इसे दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा बताया गया है। तो दुष्ट आत्मा किस शासक को कहा गया है? दुराचारी दुष्ट आत्मा। ऐसी बात है तो किसको? शालीसुख को। देवव्रत के बारे में आपको कोई विशेष बात याद करने की जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। देवव्रत और शतधनुष के बारे में कोई बातें नहीं मिलती हैं। बृहद्रथ के संदर्भ में, बृहद्रथ के संदर्भ में जरूर हमें कुछ बातें याद करनी है। और बृहद्रथ के संदर्भ में क्या बातें याद करनी है? कि इसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है 184 ईसा पूर्व में, और इस बात की जानकारी मिलती है बाण भट्ट के हर्षचरित से, और उसमें इसे प्रज्ञा दुर्बल शासक बताया गया है। हर्षचरित में प्रज्ञा दुर्बल शासक, तो ये अंतिम शासक था इस वंश का, मौर्य वंश का। और इसके बाद में पुष्यमित्र शुंग ने एक नए वंश की स्थापना कर दी। नया वंश कौन सा था? शुंग वंश। कब? 184 ईसा पूर्व। तो मौर्यों से पहले कौन सा वंश था? नंदवंश। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और मौर्यों के बाद में कौन सा वंश है? शुंग वंश। और शुंग वंश का पहला शासक कौन है? ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें अशोक के उत्तराधिकारियों के बाद मौर्य प्रशासन या फिर मौर्य वंश के पतन के कारण। तो पहले शायद मेरे ख्याल से मौर्य प्रशासन ले लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब हमारा बिंदु होगा मौर्य प्रशासन, और मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।